खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रभु श्री राम के गरीब लोगों की जमीन छीनी थी, भू माफियाओं को जमीन बेची गई थी, बाजार तोड़े गए थे, बुलडोजर चले थे, उनके साथ अन्याय हुआ था। उन सब ने मिलकर के या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसके बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। उत्तर प्रदेश के चुनाव भले ही 2027 में होने वाले हो, लेकिन यूपी में राजनीति अभी से शुरू हो गई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो 10 साल की सत्ता के बाद भी स्ट्रॉन्गेस्ट सीएम फेस बने हुए हैं। दूसरी तरफ है अखिलेश यादव जो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नए सोशल समीकरण के सहारे कमबैक की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर मौजूदा पॉलिटिकल मूड को डिकोड करें तो साफ दिखता है कि यूपी में चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि दो अलग पॉलिटिकल मॉडल्स की लड़ाई बनने जा रहा है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर, नेशनलिज्म, हिंदुत्व वाला योगी मॉडल है, तो दूसरी तरफ सोशल जस्टिस, कास्ट अरिथमेटिक और पीडीए पॉलिटिक्स वाला अखिलेश मॉडल। गायों की अवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। ये स्थिति थी। लेकिन फिलहाल मोमेंटम किसके पास है? ग्राउंड रिपोर्ट्स और सर्वेस देखें तो आंसर काफी हद तक साफ दिखता है। एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने जो फीडबैक दिया है वो बीजेपी कैंप के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर माना जा रहा है। उनका कहना है कि यूपी में लोग अभी भी योगी सरकार के कामकाज से काफी हद तक सेटिस्फाइड हैं और एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई भी सिचुएशन नजर नहीं आ रही, जैसे 10 साल बाद आमतौर पर देखने को मिलती है। अब इंडियन पॉलिटिक्स में 10 साल बाद भी अगर सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी ना दिखे तो इसका मतलब सिंपल है, नैरेटिव अभी भी लार्जली योगी सरकार के कंट्रोल में है। अब इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं बल्कि परसेप्शन मैनेजमेंट भी है। के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार बदलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 10 साल में अपनी इमेज सिर्फ एक मुख्यमंत्री की नहीं बनाई बल्कि स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की बनाई है। बुलडोजर पॉलिटिक्स हो, माफिया क्रैकडाउन हो, एक्सप्रेसवे हो, अयोध्या कॉरिडोर हो, काशी विश्वनाथ रीडेवलपमेंट हो या लॉ एंड ऑर्डर नैरेटिव हो, बीजेपी ने हर चीज को अग्रेसिवली ब्रांड किया है। यही वजह है कि अर्बन मिडिल क्लास से लेकर एक बड़ा हिंदू वोटर बेस तक योगी की इमेज काम करने वाले नेता की बन चुकी है। अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। अरे उत्तर प्रदेश छोड़िए, योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं वहां सबके चहेते नेता बन जाते हैं। केवल हिंदी बेल्ट में ही नहीं, योगी आदित्यनाथ का दबदबा पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ का ऑरा देख तो इस वक्त बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं का सिंहासन तक हिल जाता है। जब उसी जगह सबके सामने मौजूद होने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ को लोगों से सबसे ज्यादा प्यार देखने को मिलता है। वो योगी ही थे जिनके दम पर 2022 में बीजेपी ने इतिहास रचा था। यूपी में काफी सालों से ट्रेंड था कि सरकार कभी भी रिपीट नहीं होती, लेकिन योगी ने उस साइकिल को ब्रेक किया। अब बीजेपी उसी मोमेंटम को हैट्रिक मिशन में बदलना चाहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऑपोजिशन इररिलेवेंट हो गया है। कभी भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरोध में नहीं रही है, लेकिन हम लोग मजहबी आरक्षण का सदैव विरोध करते रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। जिन कारणों से
जिन कारणों से इस देश ने 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेला है, उस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भविष्य में कभी न आने पाए, इसलिए एक सजग नागरिक के रूप में और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने उन राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजहबी आरक्षण का विरोध करती है और हम उस बात के भी पक्षधर हैं। असल में 2027 का सबसे डेंजरस चैलेंज बीजेपी के लिए ऑपोजिशन यूनिटी नहीं बल्कि कास्ट कंसोलिडेशन हो सकता है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए नैरेटिव को पुश कर रहे हैं। ये अखिलेश ही थे जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर बीजेपी को मेजोरिटी नहीं लाने दी थी। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने आरक्षण व्यवस्था को सिस्टमेटिकली कमजोर किया है। उनकी पीडीए ऑडिट आरक्षण की लूट बुकलेट इसी नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। इसमें टीचर रिक्रूटमेंट, ओबीसी रिप्रेजेंटेशन, SC/ST कोटा और लेटरल एंट्री जैसे मुद्दों को जोड़कर यह बताने की कोशिश की गई है कि बीजेपी सोशल जस्टिस मॉडल को कमजोर कर रही है कि मनमानी का विरोध ना करें वो, इसलिए ये नौकरी में आरक्षण मार रहे हैं। NFS नॉट फाउंड सुटेबल का जुमला चला रहे हैं। लेटरल एंट्री से पिछले दरवाजे से अपने वर्चस्ववादी लोगों को सेट करने में लगे हैं, जिससे सब जगह इनके लोग हो जाएं और आरक्षण की मांग धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाए। भाजपा संवैधानिक आरक्षण के मामले में सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। मतलब पॉलिटिकल मैसेजिंग साफ है, अगर पीडीए यूनाइट हुआ तो बीजेपी मुश्किल में आ सकती है। यही कास्ट अर्थमेटिक लगाकर राहुल गांधी लोकसभा में 99 सीटें जीते थे, जहां वो पूरे चुनाव में इस बात पर जोर देते नजर आए थे कि जिस जाति की जितनी जनसंख्या है उसको उतना ही आरक्षण मिलना चाहिए। और यह पॉलिटिकल टूल इतना कारगर साबित हुआ कि खुद मोदी सरकार को कास्ट सेंसस को मानना ही पड़ा। क्या यह नैरेटिव ग्राउंड पर असर डालेगा? देखिए, पॉलिटिक्स सिर्फ डेटा से नहीं, इमोशनल परसेप्शन से चलती है। 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूला ने एसपी कांग्रेस अलायंस को फायदा तो देखिए जरूर पहुंचाया था, खासकर ओबीसी और दलित पॉकेट्स में बीजेपी को रेजिस्टेंस मिला था। यही वजह है कि अखिलेश अब उसी मॉडल को 2027 के लिए एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी है। समाजवादी पार्टी 2022 में 48% वोट, जनरल इलेक्शन जब हुआ तो 49% वोट मिला। असेंबली में हमारे बीजेपी पीछे रही 42% से में, और जब 24 का इलेक्शन हुआ तब 44% और हमें मिला समाजवादी पार्टी को 49% वोट, क्योंकि यूपी की हार बड़ी थी। यूपी के हार के साथ साथ प्रभु श्री राम की जनता ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम के गरीब लोगों की जमीन छीनी थी, भू माफियाओं को जमीन बेची गई थी, बाजार तोड़े गए थे, बुलडोजर चले थे, उनके साथ अन्याय हुआ था। उन सब ने मिलकर के देखिए, यूपी पॉलिटिक्स अब 1990 वाली प्योर कास्ट पॉलिटिक्स तो नहीं रही। अब कास्ट के साथ वेलफेयर, नेशनलिज्म, हिंदुत्व और लीडरशिप परसेप्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन चुके हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसने ट्रेडिशनल कास्ट डिविजन्स के ऊपर एक ब्रॉडर हिंदू पॉलिटिकल आइडेंटिटी खड़ी कर दी है। यही वजह है कि कई नॉन यादव ओबीसी ग्रुप्स और नॉन जाटव दलित कम्युनिटीज अब भी बीजेपी के साथ कंफर्टेबली अलाइन दिखते हैं, और यही एसपी का सबसे बड़ा चैलेंज है। अखिलेश यादव पीडीए की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर पीडीए को एक यूनाइटेड इमोशनल ब्लॉक बनाना आसान नहीं, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तीनों ग्रुप्स की लोकल पॉलिटिकल प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। ऊपर से बीएसपी फैक्टर अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है। मायावती पॉलिटिकली साइलेंट तो जरूर दिखती हैं, लेकिन बीएसपी का वोट ट्रांसफर इक्वेशन अभी भी कई सीटों पर गेम बिगाड़ सकता है। यही बात प्रदीप गुप्ता ने इनडायरेक्टली कही भी। मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट में वोट स्प्लिट बड़ा फैक्टर बन जाता है। अगर ऑपोजिशन वोट्स डिवाइड होते हैं तो बीजेपी 35 से 40% वोट शेयर पर भी कंफर्टेबली सत्ता में लौट सकती है, और बीजेपी का पूरा 2027 स्ट्रेटेजी शायद इसी कैलकुलेशन पर आधारित दिखता है। अब फ्यूचर डायनेमिक समझिए। 2027 का चुनाव 3 बड़े मुद्दों पर घूम सकता है। पहला,
वेलफेयर और गवर्नेंस मॉडल, फ्री राशन, हाउसिंग स्कीम्स, वुमेन बेनिफिशियरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, बीजेपी इन्हें एग्रेसिवली हाईलाइट करेगी। दूसरा, हिंदुत्व और कल्चरल पॉलिटिक्स। अयोध्या ऑलरेडी बीजेपी के लिए इमोशनल कैपिटल बन चुका है। काशी, मथुरा, हिंदू प्राइड नैरेटिव और नेशनलिज्म फिर कैंपेन के सेंटर में रह सकते हैं। तीसरा, रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस नैरेटिव। यही ऑपोजिशन का बिगेस्ट वेपन होगा, लेकिन करंट सिचुएशन में एडवांटेज क्लियरली बीजेपी कैंप के पास दिख रहा है। वजह सिंपल है, ऑपोजिशन के पास अभी तक ऐसा सिंगुलर इमोशनल नैरेटिव नहीं है जो योगी की लीडरशिप को डायरेक्टली चैलेंज कर सके, और यही योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बन चुकी है। उन्होंने खुद को सिर्फ बीजेपी नेता नहीं बल्कि ब्रांड योगी में कन्वर्ट कर लिया है। यूपी पॉलिटिक्स में अब बीजेपी और योगी ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल दिखाई देते हैं। यही कारण है कि कई सर्वेस में लोकल एमएलए से नाराज होने के बावजूद सीएम फेस के तौर पर योगी को सपोर्ट लोग करते दिखाई देते हैं। अब सवाल बनता है, क्या एंटी इनकम्बेंसी आएगी? देखिए, डेफिनेटली आएगी। 10 साल सत्ता में रहने के बाद डिससेटिस्फैक्शन पॉकेट्स बनना नेचुरल है। बेरोजगारी, पेपर लीक्स, रिजर्वेशन, एलिगेशंस और कास्ट ग्रीवियंसेस ऑपोजिशन को ऑक्सीजन तो दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल गेम चेंजिंग वेव जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। और जब तक ऑपोजिशन एक इमोशनली डोमिनेंट काउंटर नैरेटिव क्रिएट नहीं करता, तब तक बीजेपी का इलेक्टोरल मशीन यूपी में बेहद मजबूत दिखेगा। सिंपल वर्ड्स में कहे तो फिलहाल स्कोर बोर्ड पर बढ़त अभी सीएम योगी के कैंप को ही दिख रही है। बाकी आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपका वहां समीकरण क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार अभी भी बनती आपको दिखाई दे रही है, या अखिलेश यादव सरकार बना सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।